हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं बलवीर गुंडला, मेरा यूट्यूब चैनल बलवीर गुंडला ऑफिशियल की नियमित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय पर आपके पास पहुँचे। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही है। धन्यवाद। युगों का निर्धारण। पूर्व पाषाण युग, इसे प्राचीनतम पत्थर का युग भी कहते हैं, जिसमें सभ्यता की एक लंबी अवधि समाहित है। इस युग में वर्तमान मानव जाति के प्रथम पूर्वजों ने भारतीय उपमहाद्वीप में रहना शुरू किया। इसका तात्पर्य है कि यह अवधि 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक की है। पूर्व पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। निम्न पूर्व पाषाण युग, मध्यम पाषाण युग तथा उत्तरी पाषाण युग। यह विभाजन उस समय के मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप पर आधारित है। मध्य पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण युग आया, जिसमें उत्तरी प्रस्तर का युग भी कहते हैं, जो लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का काल है। यह पूर्व पाषाण तथा नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। इस युग में पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ होते थे। नव पाषाण युग। तीसरा युग नव पाषाण युग या नवीन प्रस्तर का युग है, जो 4,000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के समय को समाहित करता है और इसकी पहचान पोलिश पत्थरों के औजारों से होती है। इसके बाद ताम्र पाषाण युग, इसे केलियोलिथिक युग या ताम्र पाषाणी युग कहते हैं, जो सामान्यतः 1800 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक का समय है। इस युग में पत्थर के अलावा तांबे सबसे पहले बार भारत में का प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रागैतिहासिक संस्कृति। मानव इतिहास के प्रारंभिक दिनों की जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं के अवशेषों के आधार पर ज्ञात होता है, जो आज भी उपस्थित है। और यह अधिक विकसित अवस्थाओं से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। जब पुरातात्विकविद तथा इतिहासकार प्रागैतिहासिक अवस्थाओं का जिक्र करते हैं तो इस बात को बताते हैं कि उस समय मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक था, या इसी समय उसने स्थिर जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया था। हमें उस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इस युग में मनुष्य को निरंतर प्रकृति से समझौता करना पड़ता था। उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप ही उसका जीवन शैली बन गई। इसी के अनुसार उसने औजारों का प्रयोग किया, अपने निवास स्थान को चुना था। उसी के अनुरूप उसके सामाजिक जीवन और उसकी विशाल आस्था इत्यादि का जन्म हुआ। सामान्य लक्षण। यद्यपि भारत में मानव की संस्कृति का विकास एक सामान्य कालक्रम की बात थी, पूर्व पाषाण से नव पाषाण तक चलता रहा, लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उपमहाद्वीप में संस्कृतियों का अधिव्यापन भी रहा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी एक क्षेत्र की संस्कृति का कालक्रम किसी दूसरे क्षेत्र की संस्कृति के कालक्रम के बिल्कुल समान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तर युग में भी संस्कृतियों की विविधता रही, फिर भी उस प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति के कुछ समान लक्षण जो इस प्रकार है। निम्न पूर्व पाषाण युग में मुख्य औजार कुल्हाड़ी तथा विदारणी है। मूल औजार भी कुल्हाड़ी तरह ही था, खंडक अलग अलग तरीके के थे। पूर्व पाषाण से थोड़े विकसित औजार मध्य पूर्व पाषाण युग में थे। ये पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। ऊपरी पूर्व पाषाण युग के मुख्य औजार माइक्रोलिथित या पत्थर के काफ़ी छोटे औजार थे, जो काफ़ी मात्रा में पाए गए एवं जिनकी विविधता क्षेत्र के अनुसार बढ़ती या घटती थी। यद्यपि तकनीकी तौर पर माना जाता है कि एक युग से दूसरे युग की जीवन शैली में परिवर्तन अवश्य आया होगा, किंतु मोटे तौर पर यह देखा गया है कि पूर्व पाषाण युग के लोग मुख्यतः आखेटक तथा खाद्य संग्राहक थे। फिर भी उत्तरी पूर्व पाषाण युग में व्यवस्थित जीवन प्रारंभ होने के कुछ अवशेष मिले हैं। गांव में बसी संस्कृतियों का प्रारंभ नव पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग के समय हुआ। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। कुछ क्षेत्रों में यथा कश्मीर के बुर्ज़होम में नव पाषाण युग अभी आखेटक पर निर्भर था, जबकि ज़्यादातर क्षेत्रों में जीवन शैली बदल चुकी थी तथा लोग खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन में संलग्न थे। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह के परिवर्तन सबसे पहले उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर तथा दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंधु नदी के दक्षिण दोआब तथा
उत्तरी राजस्थान में पाए गए, जहां नवपाषाण ताम्रपाषाण युग 4000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो चुका था एवं कालांतर में ये हड़प्पा में था, जो बाद में हड़प्पा सभ्यता के रूप में उभरी। ऐसा सोचना गलत होगा कि हड़प्पा सभ्यता ही उस समय की सभी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। कई ऐसी स्वतंत्र संस्कृतियाँ भी जहाँ तहाँ नवपाषाण ताम्रपाषाण युग में उभरी, जो या तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी या बाद की। इस क्षेत्रीय संस्कृति में भविष्य में पैदा होने वाले भारत के ग्रामीण समुदाय की जड़ें थी, क्योंकि इन सभी संस्कृतियों का सम्मिलित नीचे ही लोहा युग का प्रारंभिक अधिवास बना। कृषि आधारित प्रारंभिक बस्तियां अभी तक पाए गए नवपाषाणी युग के क्षेत्रों में कोई भी क्षेत्र इस भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 से 6000 ईसा पूर्व से पुराना नहीं है, जबकि दक्षिणी तथा पूर्वी भारत में पाए गए कुछ जगह 1000 वर्ष ईसा पूर्व की है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि नवपाषाण युग भारतीय उपमहाद्वीप में 4000 से 1800 ईसा पूर्व तक का था। प्रारंभिक नवपाषाण युग के लोग मनुष्य मुख्यतः पशुपालक थे और उनकी अर्थव्यवस्था भी इसी पर आधारित थी। लेकिन ऊपरी नवपाषाण युग के लोग कृषक बने और उन्होंने कई तरह की फसलों को पैदा किया। वे कच्ची मिट्टी तथा सरकंडे के बने वर्ताकार या आयताकार मकानों में रहते थे। कृषि पर आधारित सबसे पुरानी बस्ती भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में आती है और उत्तरी पूर्वी बलूचिस्तान का मेहरगढ़ ऐसा पहला गांव था। नवपाषाण युग के लोगों की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि वे पत्थरों पर आश्रित थे, इसलिए उनके गांव पहाड़ी क्षेत्र से दूर नहीं बन पाते थे। तथापि नवपाषाण से होकर ताम्रपाषाण युग में आने पर धातु के प्रयोग से उन्होंने एक नई सभ्यता की शुरुआत की। ये समस्त परिवर्तन उत्तरी पश्चिमी भारत में हुए, जो बाद में सिंधु सभ्यता के उत्थान और विकास के रूप में फलीभूत हुए, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के शेष भागों में मध्य पाषाण से नवपाषाण युग और फिर ताम्रपाषाण युग का संक्रमण काल धीरे धीरे चला। मेहरगढ़ पहले से गांव था जिसमें नवपाषाण से ताम्रपाषाण के संक्रमण काल को 5000 ईसा पूर्व देखा गया। उत्तरी पश्चिम भारत ने 5000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच न केवल नवपाषाण युग से ताम्रपाषाण युग के संक्रमण काल को देखा, बल्कि इस अवधि में अत्यधिक कृषि आधारित बस्तियां भी बसी। संभवतः मेहरगढ़ की बस्तियां ही पड़ोसी क्षेत्रों में आगे बढ़ती गई, जिसमें सिंधु सभ्यता भी आई। स्थायी बस्तियों के बनने से एक नए सिरे से हस्तकौशल वर्ग का विकास हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण तकनीकी खोज समाई थी। इन नए हस्तकौशलों में बर्तन का बनाया जाना, औजार तथा हथियार बनाने में तांबे तथा उसके मिश्रण का उपयोग शामिल था। इन सभी परिवर्तनों ने पूरी सिंधु सभ्यता को शामिल किया, लेकिन यह सिंधु सभ्यता पूर्वी भाग वाले क्षेत्रों में प्रभावित नहीं कर पाई। ये उल्लेखनीय है कि इस 5000 से 3000 ईसा पूर्व युग में इस महाद्वीप में कभी भी स्थायी कृषक बस्तियां नहीं थी। इस स्थानों पर मध्य पाषाण युग के आखेटक खाद्य संग्राहक या नवपाषाण युग के पशुपालक निवास करते थे। सिंधु सभ्यता के काल में भारत के मुख्य भाग वाले लोग संभवतः उत्तरी हड़प्पा वाले के साथ साथ मिलते जुलते थे और उनकी जीवन शैली को अपनाते थे। परिणामस्वरूप ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ आंतरिक भारत के अनेक संदिग्धों पर उभरी, लेकिन उनमें से कोई भी 1800 ईसा पूर्व से पुरानी नहीं थी। इनमें से कुछ 1000 ईसा पूर्व तथा अन्य 8000 ईसा पूर्व तक बनी। दोस्तों, आज हमने ये सभी पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे प्रारंभिक लोहा युग ऐतिहासिक युग की शुरुआत। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को आप देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, तो आपको इससे पढ़ाई के अंदर बहुत सा लाभ होगा। और ये पूरा वीडियो आपको MP3 में देखने को मिल रहा है, एकदम स्पष्ट आवाज़ के अंदर, और पूरा सिलेबस का कोडिंग आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसके आप आने वाले एग्ज़ाम में सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, और जिसमें आपको समय समय पर सभी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।